अणुव्रत आचार संहिता का 11वां नियम हमें सचेत करता है पर्यावरण के लिए। नियम ये कहता है, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा, हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी का अपव्यय नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात कही गई है। पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की समस्या जो आ रही है, देखिए मैं तो आचार्य महाप्रज्ञ जी को, आचार्य तुलसी को, आचार्य महाश्रमण जी को और आचार्य भिक्षु के साहित्य को और इन सब के संत जनों के साहित्य को, महावीर वाणी को, बुद्ध की वाणी को, यशु की मैंने पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, सब में यही बात कही गई है, पर्यावरण बहुत शुद्ध रहना जरूरी है। चाहे पर्यावरण हमारे विचारों का हो, चाहे पर्यावरण हमारी जलवायु का हो, सब चीजों का पर्यावरण जरूरी है। और इस पर्यावरण की समस्या के कारण ही आज सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं। हम लोग ये सोचें कि दुनिया में आने वाले युग के लिए हम क्या कर पाएंगे। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम परमाणु बम को नहीं गिराया जाता, अणु बम को अगर नहीं गिराया जाता अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा नागासाकी में, तो आज तक वहां विकिरण के कारण जो संतति पैदा हो रही है वो पैदा विकिरण में नहीं होती। जो एक जलवायु में विकिरण फैल रहा है, अभी सबसे बड़ा आजकल है ओजोन की परत में छेद होना और कार्बन का उत्सर्जन। पिछले दिनों विश्व के सारे बड़े राजनेता इस समस्या के लिए मिले थे कि कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करें, लेकिन क्या कार्बन उत्सर्जन कम हो पाया? हम लोग स्वयं सोचें। मेरी जब से समझ आई है, मैं देखता हूं कि हमारे कुछ घरों में ही रेफ्रिजरेटर या फ्रिज मिलते थे, गिने चुने घरों में। कारें बहुत मुश्किल थी। मुझे याद है 1970 में जब हमारे यहाँ कार आई थी तो बहुत कम लोगों के पास कार थी। और मैं जब मेरे गांव जसौल की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ एक जीप हमारे परिवार में, हमारे जैन परिवारों में एक नैनमल जी साहब के पास हुआ करती थी और एक जीप रावल साहब के पास होती थी जो कि गांव के ठाकुर थे। टेलीफोन पूरे गांव में 2 थे और जो भी कोई समस्या आती थी तो वो उसका हल भी करते थे। अब और अभी वर्तमान में देखें तो कहां जा रहा है दुनिया का ये मेला। आज कितने एसी, किसी जमाने में बहुत विलासिता की चीज थी और आज तो ऐसा हो गया हर घर में सेंट्रल एसी करीब करीब, अब तो आजकल अच्छे अच्छे घरों में सेंट्रल एसी हो गए। तो ये सारे एसी, रेफ्रिजरेटर, कारें या जितने भी वाहन सामग्री बढ़ी है, ये सब क्या उत्सर्जन करते हैं? कार्बन। और जितना कार्बन फैलेगा क्या वातावरण शुद्ध होगा? अभी पिछले दिनों एक रिसर्च में आया था, भारत का हर बड़ा शहर, गांव, कस्बा इस कार्बन के उत्सर्जन से भरा पड़ा है, जो कि हमारे जीवन के यापन के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक है। हम भी जानते हैं शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कि कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई मिलेगी तो हम कैसे सही सांस ले पाएंगे। कोरोना काल में अगर मैं कहूँ उस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़ी तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे द्वारा फैलाया गया प्रदूषण, पर्यावरण की अशुद्धि। एक तरफ पेड़ तो हम काट रहे हैं, वन, किसी जमाने में भारत आजाद हुआ था तो कहते हैं भारत का 40 से 45% हिस्सा वनों का था और अब हमने भारत का, मेरे ख्याल में, मैं जहां तक सोचता हूं 15% से ज्यादा वन नहीं रहे हैं। अब सीमेंट और कंक्रीट के नए वन पैदा हो गए हैं और वो सारे वन क्या कर रहे हैं? कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। जो शुद्ध वायु थी उसको हमने लील लिया, तो फिर हो सकता है प्रकृति नए नए रूप लेगी। मैं पिछले दिनों उत्तराखंड गया था, हरिद्वार में जब कुंभ हुआ था तो वहां गया था और फिर आगे ओली तक जाकर आया, जोशी मठ और ओली गया था। वहां देखा शुद्ध वायु है, शुद्ध है, लेकिन वहां भी बांध बंध रहे वगैरह हो रहे। वहां से वापस आया और फिर जब भूसंकलन की बात और बादल फटने की बातें देखी और वो अगर गलत जगह से पहाड़ों को काटा गया और वो सारा काम बांधों को बांधने का काम किया गया, उससे पर्यावरण की अशुद्धि हो रही है और उससे कितना बड़ा जनहानि हो रही है। हम ये नहीं सोचते हैं कि आज जिस प्रकृति को हम रोक रहे हैं, जिस समुद्र को या नदी को हम बांध रहे हैं, कल को वो आपके ऊपर सुनामी का कहर ढाएगी जब आपको अपने आप पता चलेगा कि हम किस दिशा में हैं। अब हालत यह है कि नदियों पर अतिक्रमण हो गए, नदियों का रास्ता छोटा कर दिया गया
और अतिक्रमणकारियों पर जब नदी कहर जाती है, जब कोई नहीं कहता कि इनको बचाओ। हमारे सारी किसानों की खेती बाड़ी की वो सारी जगह पे सीमेंट कंक्रीट के मकान बन गए, तो फिर अनाज कहाँ से पैदा कर पाएंगे हम? खाने का अनाज कहाँ से आएगा? हम ये सोचें कि ये पर्यावरण जो है, इसमें एक बहुत बड़ी बात, एक बात और कही गई है कि मैं हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा। मुझे याद है बचपन में मेरे को मेरे पिताजी अणुव्रत आंदोलन प्रवर्तक आचार्य तुलसी के पास ले गए थे और उन्होंने 7 कुविष्णों का संकल्प दिलाया था। उस संकल्प में से एक ये भी था कि मेरे हाथों के उसमें आने वाले से बड़े वृक्ष को मैं नहीं काटूंगा। और हमें बचपन से एक ये संकल्प दिलाया जाता था कि पेड़ को नहीं काटना है। और आजकल हजारों लाखों पेड़ केवल मात्र इस विकास के नाम पर काटे जा रहे हैं और वो विनाश हो रहा है। हमारा सारा परिवर्तन हो गई जलवायु। अब आप देखिए इस सर्दी के मौसम में भी गर्मी का मौसम का एहसास होता है, क्योंकि मौसम कैसे रहेगा, बरसात कहाँ से आएगी, सर्दी कैसे बढ़ेगी। हमने तो उस पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर ली और अपने अनुकूल बनाने की कोशिश की, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि वो आपके अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हो रहा है। हम उस विलासितापूर्ण सामग्री उपभोक्तावादी संस्कृति में इतने आगे बढ़ रहे हैं कि हमने इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिशें बहुत शुरू कर दी और उस कोशिशों का हमेशा खामियाजाना आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। चाहे कोरोना हो, चाहे सुनामी हो और चाहे ये बादल का फटना हो, ये सब हम जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और फिर प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। इतनी फैक्ट्रियों का प्रदूषण है, मैं जब हमारे ही आसपास देखता हूँ इतनी बदबू आती है। अंकलेश्वर जैसे एक शहर है गुजरात में, वहाँ से 5 किलोमीटर पहले से आपको सुगंध आने, वो दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। मुझे मतलब नींद में भी पता चल जाता है, ट्रेन में, एसी कोच में भी, कि भाई अब अंकलेश्वर नज़दीक आने वाला है। और अंकलेश्वर से आगे निकलते हैं तो फिर वापी में भी ऐसी कैसी सुगंध आती है आपकी, बम्बई की तरफ जब आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इससे वहाँ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहेगा, कैसे हम स्वच्छता का अनुभव कर पाएंगे? हम चाहते हैं सुखी बने, पैसा कमाएं, लेकिन पैसा कमाने से हमारी स्वस्थता जा रही है, सुखी जीवन खत्म हो रहा है, स्वस्थ जीवन खत्म हो रहा है। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके स्वस्थ नहीं रह सकते। अब मैं अगर एक सबसे बड़ी वर्तमान की समस्या की बात करूं तो हर चीज में उपयोग प्लास्टिक का बढ़ गया। कितना बड़ा उपयोग प्लास्टिक का बढ़ा है। सरकारें बैन भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी प्लास्टिक रुक नहीं रहा है। हर पैकेजिंग प्लास्टिक में है, हर चीज, अगर आप छोटी सी भी चीज खरीदते हैं तो प्लास्टिक में पैक होकर आपको मिलती है। मैं तो हमेशा घर से श्रीमती जी को बोलता हूं कि कपड़े की थैली साथ में ले लें, जिससे कि हम लोगों को सही चीज मिलेगी। लेकिन वो सब्जी वाला तो तोलकर सब्जी उसी प्लास्टिक की थैली में डालता है, उसी प्लास्टिक की टोकरी में वो हमें कहता है कि लो, और वो प्लास्टिक नष्ट ही नहीं होता। आज आप देख लें किसी भी महानगर के बाहर या महानगरों के अंदर कचरे के प्लास्टिक के ढेर पड़े हैं। प्लास्टिक सड़ता नहीं, नष्ट नहीं होता, क्या होता है? जमीन का उपजाऊपन खत्म कर रहा है, हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, प्रदूषित जीवन जीने की ओर हमें आगे बढ़ा रहा है। लेकिन हमने कभी विचार किया? पता नहीं, सरकारें भी इस पर कम विचार करती हैं। और अब जरूर जलवायु परिवर्तन पर जब चर्चाएं होती हैं, बड़ी बड़ी बहसें हो रही हैं, लेकिन रोकने के उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो काम चाकू और छुरी से चल सकता है, वहां हम अणु बम और हाइड्रोजन बम और परमाणु बम और पता नहीं कितने कितने टैंक और तोप और मिसाइलें बना रहे हैं। किसके लिए? इस मानवता की और मानवीय सभ्यता को नष्ट करने के लिए, इसके पर्यावरण को नष्ट करने के लिए। आज इतने बड़े बड़े बम पड़े हैं कि कुछ ही सेकंडों में सारी पृथ्वी धराशायी हो सकती है, सारा हमारा नष्ट हो सकता है। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है, सब अपनी अपनी राग अलाप में है। मेरा इस अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी ने जो एक ये आचार संहिता बनाई है, एक ये जो नियम बनाए हैं, ये हम जीवन में उतारें और जीवन में उतार कर स्वयं तो सफल बने ही बने, लेकिन अपने समाज को, परिवार को, राष्ट्र को भी सही रूप में स्वस्थ बनाने की तरफ, स्वस्थ संरचना की ओर आगे बढ़ा है। ये पर्यावरण
हमारा जो मूलभूत एक सबका अधिकार है और इसकी शुद्धि का कर्तव्य और दायित्व हर व्यक्ति को है। मुझे याद आता है, मेरा एक मित्र मुझे बता रहा था कि वो जैसे भारत में घूमता है वैसे ही वो लंदन की सड़कों पर घूम रहा था और वहां उसने एक कोक का डब्बा खरीदा और कोक पिया। जैसे हिंदुस्तान में आकर फेंकता है कोक, हिंदुस्तान की सड़कों पर फेंकता है, वैसे ही उसने लंदन में अपने उस कोक के डब्बे को फेंका। और वहां पास से एक इंग्लैंड का निवासी जा रहा था, उसने उस डब्बे को वहां से उठाया और थोड़ी दूर पर सफाई कचरे का डब्बा पड़ा हुआ था, उसके अंदर जाके डाला और घूर घूर के उसको देख रहा था। उस आदमी ने मुझे वापस आके जब ये बात सुनाई और उसने कहा, मुझे इतनी शर्म आई कि मर्यादा बाबू मैं बता नहीं सकता जिस तरीके से उस आदमी ने मेरे को घूरा। तो मुझे लगा कि हम कितना बड़ा गलत काम करते हैं। लेकिन जब हम भारत में आते हैं ना, तो मैं उन्हीं जो वहां तो ये सारी चीजें सलीके से सीखते हैं, रहते भी हैं, लेकिन भारत में वापस आकर वो सलीका भूल जाते हैं। वही अपना सामान इसी रूप में फेंकते हैं, इसी रूप में प्रदूषण को, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और प्रदूषण के प्रति सचेतता नहीं लाते हैं। तो ये जो सचेतता है ये आने वाले युगों तक हमें कचोटेगी, क्योंकि देखिए कोई भी चीज केवल मात्र अपने हित की नहीं है। ये पर्यावरण की शुद्धि तो राष्ट्रीय हित की भी नहीं है, अंतरराष्ट्रीय हित की भी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के हित की बात है। क्योंकि पृथ्वी की जो एक उत्पत्ति हुई है, जहां एक अभी भी हम ये मानते हैं कि सौर मंडल में प्राणी कहाँ है, पृथ्वी पर है। ऐसा साइंस आज का विज्ञान ये बताता है कि जो है पृथ्वी पर मानव जीवन है, और उस मानव जीवन को अगर हम बचा के नहीं रखेंगे तो फिर क्या हाल होगा पूरे ब्रह्मांड का, ये आप सब सोचें। विज्ञान नए नए आविष्कार करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आविष्कार विकास की ओर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विनाश की ओर न ले जाएं, विलासिता की ओर न ले जाएं। हमारा जो विलासितापूर्ण जीवन हो रहा है, आप स्वयं सोचें, कहां इस भागदौड़ और आपाधापी की जिंदगी में आप स्वयं जीवन जी रहे हैं। दिन भर दौड़ना, भागना, ये ट्रेन पकड़नी, ये हवाई जहाज पकड़ना, यहां से वहां जाना, यहां से वहां आना, कितना बढ़ गया है। मुझे याद है मेरे दादाजी, मेरे ख्याल में जोधपुर भी जिंदगी में गिनती बार आए होंगे मेरे गांव से, जो कि करीब करीब 100-150 किलोमीटर है। मेरे पिताजी भी इतनी यात्राएं नहीं करते होंगे, लेकिन वर्तमान दौर में जब मैं यात्राओं का देखता हूं, सड़कों पर दौड़ती हुई कारों का, ट्रकों का अंबार देखता हूं, और ट्रकें ही नहीं, अब तो ट्रोला बढ़ गए, इतने बड़े बड़े अंबार बढ़ गए। ये सारे किस ओर जा रहे हैं कोई पता नहीं है। नई नई सड़कें बन रही हैं, नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई रोड पर समस्या कम हो। लेकिन मैं देखता हूं जितने ये बन रहे हैं उतनी समस्याएं बढ़ रही हैं, उतनी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अणुव्रत के सारे नियम हमें सिखाते हैं हम सही रूप में जीवन जिएं। बस अणुव्रत की जीवन शैली को अपनाने के लिए हमें अणुव्रत आचार संहिता के इन 11 नियमों को अपने जीवन में उतारें। एक से एक नियम आपस में रिलेटेड है, आपस में सबका एक दूसरे के प्रति है। अगर अहिंसा आ गई तो अपने आप नैतिक बन गए, नैतिकता आ गई तो आप अपने आप व्यसन मुक्त हो गए, व्यसन मुक्त हो गए तो रूढ़ियां आप नहीं पालेंगे, क्योंकि आप नैतिक हैं, प्रामाणिक हैं। व्यवसाय में आपका सही होगा, सारा अर्जन आप सही करेंगे तो अपने आप विसर्जन भी करना चाहेंगे। अगर आपका अर्जन सही नहीं है, साधन सही नहीं है, साध्य शुद्ध कैसे होगा? ये बहुत बड़ी बात है। हमें बस अणुव्रत के इस नियम के साथ यही सोचना है। हर व्यक्ति, मैं पुनः एक बात जो कई नियमों में मैंने कही फिर कहूंगा, निज पर शासन, फिर अनुशासन, और इस शासन के साथ सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अणुव्रत सिंहनाद सारे जंग में पसरेगा। बस आचार्य तुलसी को नमन करते हुए इन 11 नियमों को जीवन में उतारने के लिए, केवल मात्र ये बातों में न रहे, जीवन में उतरे, जब भी हमारी इस वार्ता का सार्थकता होगी। अन्यथा भाइयों और बहनों, मैंने बात कह दी, आपने सुन ली, झाड़कर यहाँ से चले गए, जीवन में नहीं उतारी, तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। अणुव्रत सुनने की चीज नहीं है, अणुव्रत जीवन शैली है, जीवन में उतारने की चीज है, जीवन में अपने अपनाने की चीज है। तो इसी अणुव्रत जीवन शैली को जीवन में उतारें, नियमों को समझें, जानें और आगे बढ़ें, सुखी और समृद्ध जीवन जिएं, शांतिपूर्ण जीवन जिएं।
यही अनुव्रत के नियमों की सार्थकता है। ओम अरहम, ओम अरहम।